Assalamu alaikum student. Today our topic is chemistry 9 chapter 1 atomic number, mass number, relative atomic mass and average atomic mass by Niharuddin Shah principal. Subscribe my YouTube channel Science is my soul and press the bell icon for new lecture notification. Dear students, now we want to discuss some basic definitions which are commonly used in chemistry. As you see on the board, I have written a few terms: element, compound, atomic number, atomic mass, and so on. Now, if you study your book, you will rightly understand what are these things. First, we take element. Now, how you will define element? Remember, element is a pure substance which consists of chemically identical atoms. Element is a pure substance. अब pure substance इसमें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इसमें ये टर्म अंदर मौजूद है। एलिमेंट का मतलब हम ये लेते हैं कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें जितने भी एटम हो वो केमिकली एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मिसाल लेते हैं गोल्ड। अब अगर गोल्ड का एक पीस आप ले लें और आप इसको जितनी भी पीसेस में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करें, तो आप क्या समझते हैं कि जो पीसेस हम बनाते हैं उन पीसेस में हर एक जो है वो क्या कहलाएगा? वही गोल्ड कहलाएगा। इससे कोई नया चीज, नया एलिमेंट, चांदी, तांबा वगैरह नहीं बनता। मतलब ये कि एलिमेंट जो होता है इसके तमाम एटम जो होते हैं, जो छोटे छोटे इसके हिस्से होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि एलिमेंट एटॉमिक इन नेचर मीन इट इज मेड ऑफ एटम्स। ये एटमों से बना होता है, लेकिन वो एटम जो होते हैं वो केमिकली कीमियाई तौर पर एक जैसे होते हैं। अब तो जितने एलिमेंट मालूम हो चुके हैं उनकी नंबर जो है वो तकरीबन 118 है और इसमें 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरल है, वो कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। तो अब देखिए, अब अपने बुक को खोलें, देखिए, डिफिनेशन पर सोचिए, तो आपको ये डिफिनेशन नजर आएगा कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which consists of chemically identical atoms, जो कि मेन तौर पर एक जैसे एटम पर मुश्तमिल होता है। अब देखिए, इस बात पर आप सोचिए कि जब आप कहेंगे कि ये आइडेंटिकल है तो फौरन आप अपने सामने एक मिसाल रखिए। आप ये सोचिए कि मुझे इस चीज को समझना है तो मैं किन किन बातों को सामने रखूं। आप एक तरफ तांबा ले लें, दूसरी तरफ आप सोना गोल्ड ले लें। अब आप सोचिए कि अगर आप सोने को के पीस को छोटे छोटे मजीद पीसेस में आप डिवाइड करें तो कभी आप ये नहीं समझेंगे, नहीं बता सकेंगे कि ये तांबा बन चुका है, नहीं, बल्कि
अगर आप जितनी भी आप उसकी टुकड़े करें तो आपको वही सोना नजर आएगा। तो मतलब ये है कि एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो तमाम खुसूसियात के लिहाज से एक जैसा हो। फिर हम दूसरी डिफिनेशन की तरफ आते हैं जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। अब कंपाउंड क्या है, मुरक्कब क्या है, तो अब देखिए आप अगर अपने बुक का डिफिनेशन देखें तो उसमें आप देखेंगे इट इज ए प्योर सब्सटेंस which consists of two or more than two types of elements which combine chemically in fixed ratio। यहां अगर आप एलिमेंट की जगह एटम्स भी लिखे तो तब भी ठीक है। अब हम इस बात पर सोचते हैं कि प्योर सब्सटेंस which consists of two or more than two type of elements or atoms which combine chemically in fixed ratio। अब देखिए नेचर में आप बहुत सी चीजों को देखते हैं, लेकिन अगर आप जहन पर जोर डालें, आप इस पर सोचें, तो आपको खुद ब खुद इसके डिफरेंट एग्जाम्पल मिल जाते हैं। अब देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप देखिए H2O है जो कॉमनली हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम वाटर कहते हैं। यह कंपाउंड है, लेकिन आप कैसे समझेंगे कि कंपाउंड है? आप इस पर सोचेंगे कि वहां तो हमने हाइड्रोजन और सिर्फ एलिमेंट का नाम दिया, लेकिन यहाँ आप देखिए दो एटम हाइड्रोजन की और वन एटम ऑक्सीजन का ये केमिकली मिलते हैं, इसमें केमिकल चेंज आता है, इसमें नए बॉन्ड बनते हैं, इसमें केमिकल तब्दीली आ जाती है, तो तब आपके पास H2O बनता है। तो मतलब एक दूसरा मिसाल ले लें, आप सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, NaCl को लेते हैं, तो यहां आप देखिए आपके पास दो किस्म के एटम केमिकली मिल चुके हैं, एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। जब ये 1:1 में मिल जाते हैं तो आपके पास एक कंपाउंड बन जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया, आप इस पर सोच अपने बुक की तरफ देखिए, बुक में आपको नजर आएगा केमिकली कंबाइंड। तो केमिकल कंबाइंड का कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि जिन एटमों से ये बनता है, फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम ले लें, आप क्लोरीन ले लें, और इससे आपके साथ सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये कंपाउंड है और जिन एटमों से ये बना है, तो केमिकल चेन आप इस तरह समझ सकते हैं कि यहां आप देखिए सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज क्लोरीन और सोडियम से टोटली डिफरेंट है। मतलब ये है कि आप अगर रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ चीज़ों पर सोचिए, यहाँ तो मैंने आपको मिसाल दिया सोडियम क्लोराइड का, मैंने मिसाल इसलिए दिया कि रोजमर्रा जिंदगी में हम इसे देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हम तीसरी डिफिनेशन की तरफ आते हैं, एटॉमिक नंबर है। अब देखिए हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसका सिंबल क्या है। तो अब देखिए
हम इसकी डिफिनेशन तय करते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन in the nucleus of an atom are the number of electrons revolving around the nucleus in fixed path shells or orbit called atomic number। अब देखिए यहाँ हमने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिया। तो एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन और यहाँ हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया। इसका मतलब ये है कि एटम एज ए होल न्यूट्रल पार्टिकल है। इसमें जितने पॉजिटिव पार्टिकल हैं उतनी ही नेगेटिव पार्टिकल भी है। जब हम लेते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus in fixed path is called atomic number। तब देखिए मैंने लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कार्बन का एक एग्जाम्पल आप ले जिसमें हम लेते हैं जिसमें 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। फर्स्ट शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो एल शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए इसमें प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। तो मतलब ये जितने हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं और जितने हम प्रोटॉन लेते हैं तो ये हम रिवॉल्विंग का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया। तो मतलब ये हुआ कि जितने हम प्रोटॉन लेते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन भी इसमें मौजूद है। तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन in the nucleus of an atom are the number of electron revolving revolving around nucleus in fixed path। जिस fixed path को हम शेल कहते हैं और ऑर्बिट कहते हैं का एटॉमिक नंबर। यहाँ मैंने आपको मिसाल दिया कार्बन का, तो कार्बन में कितने 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। मतलब ये हुआ कि आप जब एटॉमिक नंबर लेते हैं तो ये बात आपके ज़हन में आना चाहिए कि इसमें क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैंने क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए इस्तेमाल किया कि तादाद में बराबर जहाँ भी आर का लफ्ज़ आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये होगा कि इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब एटॉमिक नंबर के बारे में एक बात याद रखिए कि एक एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके इलेक्ट्रॉन गेनिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, जितनी चीज़ें का अंदाज़ा हम उसके एटॉमिक नंबर से
मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रॉपर्टी के अनुसार, केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार जो है एटॉमिक नंबर पर होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in the nucleus of an atom. Nucleus of an atom is called atomic mass. अब देखिए यहाँ मैंने लिखा the sum of protons and neutrons. तो मतलब ये हुआ कि आप एटॉमिक मास को मालूम करना चाहते हैं, तो कैसे मालूम करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहां आप क्या करेंगे? प्रोटॉन की तादाद भी कंसिडर करेंगे और न्यूट्रॉन की तादाद भी कंसिडर करेंगे। यहाँ हम एक एग्जाम्पल के जरिए, एक मिसाल के जरिए इसकी वजाहत करते हैं। देखिए आप इस पॉइंट पर सोचो, मैं वही मिसाल में लेता हूँ कार्बन का। तो कार्बन में मैंने आपको बताया कि क्या है, इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। फिर मैंने आपको शेल, ये शेल है, ये फिक्स पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। ये के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एल शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लेकिन हमारे पास 4 मौजूद है, प्रोटॉन के बराबर मौजूद है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ हम अब इस हिस्से को कंसिडर करेंगे। मैंने आपको लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए अपनी किताब को आप स्टडी करें, आपको इस किस्म की दूसरी एग्जाम्पल भी मिलेंगे। या मैं एटॉमिक मास मालूम करना चाहता हूँ, तो क्या है एटॉमिक मास? यहाँ है 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो मतलब है कि हम 6 और 6 देते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास बनता है 12। अब फिर आप कैसे बनाएंगे? आप बस समझ में देना, मैं फिर मिसाल देता हूँ जो आप लोग मुझे देंगे। अब देखिए हम यहाँ एक और मिसाल लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन इसमें 17 है और न्यूट्रॉन इसमें 18 है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ आप लोगों से कि हमने डिफिनेशन भी लिखी, अब आप ये जानना चाहते हैं कि आप समझते हैं नहीं समझते, तो अब देखिए इसमें हमारे पास 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा, तो क्या हम जवाब दे सकते हैं? ठीक है, मतलब कि आप समझते हैं, समझ इसलिए कि आप कहते हैं कि हम 17 प्रोटॉन और 18 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 35 आता है, जो कि एटॉमिक मास है। तो ये एटॉमिक मास हमने कैसे मालूम किया? हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस किया, लेकिन जो हमारे पास आया उसको हमने एटॉमिक मास का नाम दिया। ठीक है ना? इस तरह आप दूसरी मिसाल भी दे सकते हैं। आप लिथियम की मिसाल ले सकते हैं जिसमें 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन है। आप ऑक्सीजन की मिसाल ले सकते हैं जिसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है। कोई और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो मतलब ये कि पहले आपको ये ज़हन में रखना है कि हम एक चीज को कैसे हासिल करते हैं। फिर हम इससे जरा आगे आते हैं। एटॉमिक मास को हमने दिया, जिस तरह हमने एटॉमिक मास दिया, अब हम इसके लिए मॉलिक्यूलर मास इसी बुनियाद पर हम मालूम करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास की डिफिनेशन हम किस तरह लिखते हैं? देखिए, जैसे आपने एटॉमिक मास का डिफिनेशन स्टडी किया, तो यह मॉलिक्यूलर मास की डिफिनेशन किस तरह लेते हैं? इट में बी डिफाइंड as the sum of atomic
masses in a molecule। एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं, इसमें हम एटॉमिक मासेस जितने भी हमारे पास मौजूद है हम इसको प्लस करते हैं, उसको हम ऐड करते हैं, तो इससे हम जो चीज हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब देखिए यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल मैं इसे बार बार रिपीट करता हूँ कि आप स्टूडेंट जो है जो कि आपके नए क्लासेस है आप बेसिक कंसेप्ट को समझ सके। अब देखिए हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, वही मिसाल हम लेते हैं H2 लेते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें टू एटम है वो किस चीज के हैं, हाइड्रोजन के हैं, और वन एटम जो है वो वन एटम ऑक्सीजन का है। अब देखिए यहां हमने एटम लिखा, तो इसका मतलब है कि हम दो एटमों के मास को लेंगे और एक ऑक्सीजन एटम है जिसके मास को लेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जमा करेंगे। अब देखिए हम इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 लेंगे, ये हाइड्रोजन के एटमों की तादाद है, हाइड्रोजन के बेड को लेंगे जो 1.0 समथिंग है, लेकिन हम इसकी जैसे 1 लेके होल नंबर लेते हैं। ऑक्सीजन का एक एटम है, इसका बेड 16 है, तो हमारे पास क्या आता है 2 + 16, तो हमारे पास 18 आता है। तब ये 18 क्या है, ये हमने मॉलिक्यूल लिया था, इसका मास हमने मालूम किया। जब हम इसका मास मालूम करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मतलब ये है कि पहले आप मॉलिक्यूल को समझेंगे, फिर आप सोचेंगे, ज़हन पर जोर डालेंगे कि मैंने जो मॉलिक्यूल लिया है उनमें कितने एटम है। फॉर एग्जाम्पल हमने H2 लिया, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमने लिया, तो हम यहाँ हाइड्रोजन की वेट को लेंगे, उनके जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऑक्सीजन का वेट लेंगे, इसमें जितने एटम्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमने मॉलिक्यूलर मास भी लिया। अब देखिए यहाँ हमने एटॉमिक मास लिया, तो एटॉमिक मास के साथ हम यहाँ रिलेट करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, मिक्सचर को बाद में करेंगे। अब देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, बस एटॉमिक मास तो वही चीज है, लेकिन इसमें सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा हुआ है, ग्राम का। तो शायद आप स्टूडेंट जो है काफी समझदार है, समझ में आया होगा क्या मॉलिक्यूलर मास के साथ हम ग्राम का लफ्ज लगाते हैं, जिससे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बनते हैं, ठीक है ना। अब सोचिए इस पर, हम कहते हैं व्हेन एटॉमिक मास is expressed in gram, expressed in gram called gram atomic mass। अब देखिए एटॉमिक मास के बारे में हमने पहले काफी डिस्कशन की। अब हम इस एटॉमिक मास के लिए एक यूनिट लेते हैं जिसमें हम इसकी एक्सप्रेशन करते हैं, इसको जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन हम कहते हैं कि ये 12 है। अब फिल क्या है,
यहाँ केमिस्ट्री जो है वो एक स्टेप वाइज साइंस है। एक स्टेप को आप समझते हैं तो दूसरा जो होता है वो उसी से जरा सा मामूली सा चेंज की शक्ल में आपको पेश किया जाता है। अब एटॉमिक मास यहाँ मैंने 12 लिखा कार्बन, तो डिफिकल्ट नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ एक चीज का इजाफा हुआ है, ग्राम का। अब हम लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो हम इसके साथ क्या करते हैं, 12 ग्राम का लफ्ज लगाते हैं, ओनली ग्राम। तो वही एटॉमिक मास का हमने ग्राम लगाया। जिस तरह देखिए आप स्टूडेंट है, कोई जो है वो सलाउद्दीन है, तो कोई यासर है, कोई अवर है, कोई प्यार है, लड़के वही है, नाम चेंज है। तो अगर आपसे कोई पूछेंगे, बाद आपको कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं कि ठीक है ग्राम एटॉमिक मास, आपको जब ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन करें, तो आप क्या कहेंगे? वही चीज है, यहाँ ग्राम की जगह किलोग्राम लगाइए, किलोग्राम एटॉमिक मास बन जाता है, मिलीग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। लेकिन आपकी बुक में ग्राम एटॉमिक मास है, तो हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। अब एक दूसरा मिसाल ले लें, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आप कहते हैं, तो आप कहते हैं कि इसका वेट जो है वो 16 है, क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर आप ग्राम एटॉमिक मास मालूम करना चाहते हैं, एटॉमिक मास, तो आप क्या करेंगे, आप इसके साथ ओनली आप इसके साथ ग्राम लगाएंगे। तो जब आप ग्राम लगाते हैं तो ये ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। समझते हैं? हम जब एक चीज के साथ जो यूनिट हम लगाते हैं, हम उसे वही नाम देते हैं। यहाँ एटॉमिक मास हमने लिया, एक हमने ग्राम का लफ्ज लगाया, तो हम कहते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आते हैं हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की तरफ। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आप देखिए मैंने आपको बताया, समझाया भी कि ये जो है साइंस, आप खुद साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट क्या करता है, एक चीज को लेकर उनके मुख्तलिफ एस्पेक्ट को देखता है, समझने की कोशिश करता है, फिर मुख्तलिफ एग्जाम्पल लेकर इसको मजीद हमारे स्टूडेंट के लिए, हम के लिए, हमारे लिए आसान बना देता है। अब देखिए यह मॉलिक्यूलर मास है, तो हमने मॉलिक्यूलर मास पहले पढ़ा कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। अब हमें से एक स्टेप आ गया थे, तो हम कहते हैं बिना मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, expressed in gram called gram molecular mass. हम मॉलिक्यूलर मास को लेते हैं, इससे पहले मैंने आपको मिसाल दिया वाटर का, H2O का, तो मैंने आपको बताया कि आप इसके मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिटरमिन करते हैं। तो हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास को मालूम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनकी एटम की तादाद को मालूम करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, जब आप 2 लेते हैं तो फिर आप हाइड्रोजन के वेट पर सोचेंगे कि इनका वेट क्या है, हाइड्रोजन का वेट 1 है। फिर ऑक्सीजन की नंबर जो है वो 1 है और इसका वेट जो है वो 16 है। तो अब देखिए
यहाँ आप 2 लेते हैं और 16 लेते हैं तो आपके साथ 18 बन जाता है, 18 बनता है। अब वही चीज़ है, वहाँ हमने एटॉमिक मास को ग्राम में लिया, यहाँ हम क्या करते हैं, इस वेट को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, जिसके हम कहते हैं ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ वाटर हम लेते हैं, फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, वही 18 हम लेते हैं, इसके साथ एक लफ्ज का इजाफा करता है ग्राम। तो जब आप मालिक्यूलर मास को लेते हैं और उसके साथ आप ग्राम का इजाफा करते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसको फिर हम ग्राम मालिक्यूलर मास का नाम देते हैं। अब देखिए लास्ट आप समझने की कोशिश करें तो बताइए हो कि हम देखते हम HCl लेते हैं, HCl एक मिसाल हम लेते हैं, तो वह हम हाइड्रोजन की वेट को लेते हैं 1, क्लोरीन की वेट को जो हम अप्रॉक्सीमेटली 35 लेते हैं, अदर का वेट जो है आइसोटोप की वजह से 35.5 है, लेकिन हम जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के वेट को जमा करते हैं तो प्लस करते हैं, when we add the weight, atomic weights of hydrogen and oxygen, we get molecular weight or molecular mass. But when we express this mass in gram, we call it a gram molecular mass. As I told you in H2O, we add the weight of hydrogen and oxygen, we get 18. When we express 18 in gram, we call it gram molecular mass of water.